विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। साथियों, साहित्य संगीत कला के विभिन्न आयामों के तहत विरासत कला मंच आपको रूबरू कराती है ऐसे होनहार मनोहार व्यक्तित्व से जो जिनका योगदान विशेष तौर से साहित्य कला संगीत और विभिन्न आयामों में रहता है। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच बुंदेलखंड के जाने माने साहित्यकार और कलात्मक अभिरुचि रखने वाले श्री उमाशंकर मिश्र जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपको उनसे रूबरू करा रहे हैं, आइएगा। मिश्र जी नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मिश्रा जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जो आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया। विरासत कला मंच के माध्यम से आज मुझे कुछ अपनी बात कहने का जो मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं विरासत कला मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिश्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक बुंदेलखंड में जाने माने विख्यात कवि के रूप में उभरते हुए सितारे हैं। आप अनेक मंचों पर आपने इस बुंदेलखंड के साथ साथ इस भूमि का, जिस भूमि से आपका जन्म हुआ है, टीकमगढ़ नगर में जहाँ जन्म हुआ है, इस भूमि में आपका जो साहित्यिक जो प्रारंभ कहना चाहेंगे, जन्म आपका साहित्य का कैसे हुआ, आपको प्रेरणा साहित्य के प्रति झुकाव कैसे हुआ, क्या आपके कोई गुरु थे, इस संबंध में आप बताएं। जी। सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को काटना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड का बहुत जाना माना नाम है, जाने माने साहित्यकार हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहा जाए तो मैं तो अभी साहित्य के मामले में एक सीखने के दौर में हूँ। यदि उसको प्रारंभिक दौर ही कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अभी सीख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, दूसरों से मुझे सीखने को जो मिलता है, मैं अभी उस दौर में मैं अपने आप को मानता हूँ। जहाँ तक बात है साहित्यिक अभिरुचि पैदा होने की, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो साहित्यिक और सांगीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे पिताजी भी साहित्यकार थे, संगीतकार थे। वहीं से मुझे ये साहित्य का कीड़ा लगा और मुझ में भी अपने आप में एक साहित्य के प्रति रुचि जागी। लगभग जब मैं हाई सेकेंडरी के दौर में ही था, तभी से मैं सुन करके किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। कोई भी किताब मिल जाती थी, बहुत रुचि से पढ़ता था और उसी से मुझे कुछ ये प्रेरणा हुई कि मैं भी कुछ लिखूं। मैंने टूटा फूटा उस समय से लिखना शुरू किया। बाल कविताओं से अपना लेखन मैंने शुरू किया, बाल रचनाएं मैंने लिखी। मैं बल्देगढ़ का मूल निवासी हूँ। बल्देगढ़ में अपने साहित्यकारों को, जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे, उनको दिखाता था, उनसे सुधरवाता था। इसी तरह ये मेरी जो साहित्यिक रुचि है, जो साहित्यिक प्रतिभा है, वो दिनों दिन निखरती गई है। यकीनन जो आपकी साहित्यिक बुनियाद की राह है बहुत ही उत्कृष्ट है। और आपने ये कहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरी विरासत कला मंच की जो नज़रें हैं, जो आंखें हैं, वो दूरगामी है। मैंने देखा है आपका आकार बुंदेलखंड तक ही नहीं, अन्य राज्यों में भी आपका साहित्य का योगदान पहुँचा है। मैंने देखा है, पढ़ा है। ये आपकी महानता है कि आप अपने कद को स्पष्ट करने में आप ये महानता है कि आप स्पष्ट नहीं करती, उसको अपने मुँह से अपनी मियाँ मिट्टू बनने की आपकी स्वभावगत नीति नहीं है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ इसलिए। और आप ये बताइए कि आज के दौर में, जैसा कि रामचंद्र जी शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल। तो आज शुक्ल जी तो नहीं है, किंतु उनकी यह किंवदंती जो आज की इस दौर में कहाँ तक प्रासंगिकता रखती है, क्या वास्तव में आज साहित्य समाज के दर्पण के रूप में कायम है या नहीं है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मिश्रा जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और आज साहित्य जिस दौर से गुजर रहा है, जो साहित्य की स्थिति है, उसमें ये प्रश्न और इस पर बहुत व्यापक चर्चा मैं समझता हूँ होनी चाहिए। बहुत दूर तक ये बात जानी चाहिए, आज साहित्य और समाज का रिश्ता कहाँ तक है। जो पहले हुआ करता था, क्या वो स्थिति आज भी कायम है? हम सभी को विरासत कला मंच ने जो ये मुद्दा उठाया है,
सभी मंचों को ये मुद्दा उठाना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि आज समाज और साहित्य का संबंध जो है, जो पुराने दौर में था, क्या आज भी वही है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से साहित्यिक समाज का दर्पण है। इसमें कुछ ना कुछ गिरावट आज आई है। पहले का एक दौर था जब साहित्य समाज को बदलने की ताकत रखता था, लोगों को जगाने की, लोगों को प्रेरणा देने की ताकत रखता था। और ऐसा नहीं है कि केवल ताकत रखता था, वरन उसके परिणाम भी साहित्य ने समाज को दिखाए हैं। अपने स्वतंत्रता का दौर ही आप देखिए, उस समय कितने साहित्यकारों ने देशभक्ति की भावना जगाई। लोग केवल साहित्य को पढ़ करके, पुराने कवियों को पढ़ करके, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, इनको पढ़ करके लोगों ने अपने आप को कितना विकसित किया और कितना अपने समाज में और देश की स्वतंत्रता में, देश के विकास में, एकता में योगदान दिया है। वो हम उसका कोई भी उल्लेख हम करने के लिए सक्षम नहीं है, इतना योगदान उन्होंने दिया है। यकीनन आपने जो कहा बहुत ही सार्थक बात कही है। जब देश हमारा गुलाम था, आज़ादी की चिंगारी के समय हमारे ये साहित्यकारों की भूमिका रही है। साहित्य रचनाओं द्वारा उन्होंने जो क्रांतिकारी रचनाओं के माध्यम से देश के प्रति आज़ादी की अलख जगाई है, वो निश्चित तौर से उनकी रचनाएं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से कम नहीं रही। इसमें दो मत नहीं मानता हूँ मैं। यकीनन जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है कि साहित्य का एक योगदान कालजयी है और रहेगा। और बदलाव युग की प्रवृत्ति है, बदलाव आता है और चुनौतियों के साथ साहित्य जिंदा रहता है। जहाँ चुनौतियाँ नहीं होती हैं वहाँ साहित्य अपनी ऊर्जा को विकसित नहीं कर पाता है। आज की स्थिति में ये मानता हूँ। सहमत हूँ। जी। आप मिश्र जी ये बताएं, आज की जो साहित्यिक मंच है, जो कवि सम्मेलन की मंच है और पूर्व की जो साहित्यिक कवि सम्मेलनों की मंच थी, उसमें आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? ये चुटकुलेबाजी आज वर्तमान दौर की, उस समय की साहित्य, क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, एक समय था जब साहित्यिक मंचों पर ऐसे ऐसे लोग होते थे जिनको देख करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। हरिवंश राय बच्चन जैसे लोग, रामदास सिंह, दिनकर, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये जिस मंच पर होते थे तो ऐसे लगता था जैसे साक्षात सरस्वती उस मंच पर विराजमान हो गई हों। एक अलग ही दौर था, लोग उन मंचों से सीखते थे, समझते थे। लेकिन आज मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मंचों का जो स्थिति है वो एकदम से कुत्सित हो गई है। उसमें अब वो बात नहीं रही है। ना तो अब मंचों पर साहित्य बचा है और ना मंचों की अब वो गरिमा रह गई है। अब मंच केवल गिव एंड टेक वाली स्थिति हो गई है। आप मुझे बुलाएं, मैं आपको बुलाऊंगा, आप मुझे इतना दें, मैं आपको इतना दिलवाऊंगा। क्या बात है। अब ये स्थिति मंचों की हो गई है। यथार्थ। रही बात साहित्य की, तो मंचों पर तो अब साहित्य हमें ढूंढना पड़ता है जी, कि कवि पढ़ रहा है तो उसमें साहित्य आखिर है कहाँ, है भी या नहीं भी है। क्या बात, ये हमें ढूंढना पड़ता है। जब हम रात भर कोई कवि सम्मेलन सुनते हैं तब मुश्किल से हमें 2 लाइनें 4 लाइनें ऐसी मिलती हैं जिसे हम साहित्य कह सकते हैं जी। इसके अलावा पूरी मंचों पर चुटकुलेबाजी का दौर चलता है, हंसी मजाक का दौर चलता है, एक दूसरे पे टॉन्टिंग होती रहती है, संचालक और कवि कवित्रियों के बीच में नोकझोंक होती रहती है। और एक हमें कहना नहीं चाहिए कवि सम्मेलन के रूप में, एक उसको नौटंकी का रूप दे दिया जाता है। जी जी जी, नौटंकी का रूप बना दिया जाता है और उसको हम कवि सम्मेलन का नाम देके हम आनंदित होते रहते हैं। लेकिन साहित्य उसमें कहाँ तक गिर रहा है हम इस पर कभी विचार नहीं कर रहे हैं कि जो मंचों की प्रतिष्ठा पहले थी वो अब कितनी गिर चुकी है। हम इस पर कतई विचार नहीं कर रहे हैं और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। मंचों का जो दौर पहले था, मंचों का की जो गरिमा, जो गौरव पुराने समय में था, वो हमें फिर से लौटाना है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे कवियों का, ऐसे मंचों का बहिष्कार करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए जो मंचों को बदनाम कर रहे हैं और साहित्य से इतर अन्य दिशा में मंचों को मोड़ रहे हैं। हमें इसका बिल्कुल बड़े जोर से बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया बात आपने आह्वान की है साहित्य समाज के। निश्चित तौर से जो गिव एंड टेक, जो लेन देन
की जो प्रोसेस चालू हो गया है कवि मंचों पर अपने अपने लोगों को बुलाने का, चुटकुलेबाजी के साथ साथ रचनाएं प्रस्तुत करने का, ये दौर निश्चित तौर से हमारे साहित्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा जो है संकट काल का दौर है, जिससे साहित्य गंभीर रूप से चुनौती के साथ प्रभावित हो रहा है। इससे बचने के लिए आपने जो आह्वान किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने निर्भीकता से इस बात को हमारे श्रोताओं के बीच रखा, साहित्य समाज के बीच रखा। हम आपको बधाई देते हैं। मिश्र जी, मैं ये आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। आपने बहुत लिखा, मुझे मालूम है, लगभग 2 दशक 3 दशक से मैं देख रहा हूँ, रचनाओं का एक संग्रह आपके पास है। आपने पुस्तक प्रकाशित कराई कि नहीं? अभी पुस्तक तो प्रकाशित नहीं है, संकलन जरूर मेरे प्रकाशित हुए हैं कुछ, लेकिन हमारी व्यक्तिगत पुस्तक अभी आने के दौर में है, उसकी तैयारी चल रही है। शीघ्र ही एक गजल संग्रह आप सभी के बीच में होगा। जी जी, अच्छा। और आप ये बताइए, आपको मैंने देखा है कि अन्य राज्यों में कई जगह साहित्यिक अवदान के प्रति आपको पुरस्कार मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं आपको? कृपया दर्शकों को बताएं। फिर वही बात आ जाती है, पुरस्कारों की जहाँ बात होती है तो फिर मैं अपनी निर्भीकता को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ कि आजकल पुरस्कार भी मुंह देख करके या आपसी संबंधों पर दिए जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे पुरस्कार जो मिले हैं मैं उनको अपनी योग्यता का आकलन नहीं मानता हूँ कि ये मेरी योग्यता का आकलन है। मेरी योग्यता का आकलन तो आप जैसे साथीगण और आप जैसे श्रोता हैं, अगर वो मुझे दिल से वाह मेरी किसी 2 पंक्तियों पर कर देते हैं तो मैं सबसे बड़ा पुरस्कार उसको मानता हूँ। और जहाँ तक अन्य राज्यों से पुरस्कार की है तो मैं केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर नेपाल में भी कार्यक्रम में गया, वहाँ पर सम्मानित किया गया, पुरस्कार भी मिले हैं। अभी विगत 5-6 सालों से मैं बाहर जाने का ये दौर जो शुरू हुआ है, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ गया। इसके बाद तेजपुर आसाम में पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था, वहाँ पर भी मैं उपस्थित हुआ था, मुझे वहाँ सम्मानित किया गया था। उसके बाद अयोध्या में एक हम सब साथ साथ सोशल मीडिया मैत्री सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के भी अन्य देशों के फिजी, जर्मनी, कनाडा, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के वहाँ पर साहित्यकार उपस्थित हुए थे। वहाँ भी मैं गया और उस प्रोग्राम में सम्मानित हुआ। उसके बाद अगले साल नेपाल के जनकपुर में एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर भी मैं रहा। वहाँ भी वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। हम साथ साथ सोशल मीडिया मैत्री सम्मेलन एक आयोजित होता है, उसके माध्यम से। और विगत वर्ष भीलवाड़ा राजस्थान में भी ये सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों प्रोग्राम हुए हैं, अयोध्या के, नेपाल के और भीलवाड़ा के, इन तीनों में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के संचालन का सौभाग्य मुझे मिला है। क्या बात है। और हाँ, तो तीनों प्रोग्रामों में लगातार मैं अंतर्राष्ट्रीय नीरज जी के साथ भी तो आप गए हैं। जी हाँ, नीरज जी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी 2016 में। गजल कुंभ का आयोजन दिल्ली के ईस्ट एंड क्लब में हुआ था। मैं 2016 के गजल कुंभ, जिसमें दीक्षित दनकोजी जी इसका आयोजन करते हैं, और उसमें पूरे देश से लगभग 200 गजलकार, केवल गजलकार जो शुद्ध गजलकार हैं, वो उसमें भाग लेते हैं। और ये प्रोग्राम पूरे 2 दिन तक अनवरत चलता है। एक दिन सुबह 10 बजे से वो प्रोग्राम शुरू होता है और दूसरे दिन 2 बजे तक लगातार उसमें नीरज जी से सत्संग हुआ। जी हाँ, नीरज जी और बेकल उत्साही जी उसमें थे। बेकल उत्साही जी और नीरज जी दोनों से उस समय मेरी और उन दोनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। उनके सामने मंच पर मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला और मेरी एक गजल पर मुझे उनका आशीर्वाद मिला, जो मैं सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हूँ। बेकल उत्साही जी ने तो मुझे अपने पास उठा करके सर पे बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना आदरणीय उमाशंकर मिश्र जी, जो अपने आप को प्रकट नहीं करते अपनी प्रतिभा का, लेकिन उनकी प्रतिभा को आपने सुना। निश्चित तौर से वो राष्ट्रीय स्तर की, मैं तो बुंदेलखंड का कह रहा था। और आज के दौर में जो कुछ नहीं है वो सब कुछ बनने के प्रयास में है, और जो सब कुछ है वो अपने आप को नथिंग, कुछ नहीं कहते हैं। जैसे मिश्र जी हैं,
अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभिनंदन ग्रंथ छपवाते हैं, जबकि उनकी साहित्यिक अवदान उतना नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना आभा मंडल इतना विस्तार से बनाते हैं जैसे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, जबकि वो कुछ नहीं है। और जो सब कुछ अपनी आभा को रखते हैं, प्रतिभा रखते हैं, वो ऐसे हैं उमाशंकर मिश्र की तरह कि जो कहती है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अभी आपने आदरणीय श्री उमाशंकर मिश्र जी को सुना। ये अपनी साहित्यिक अवदान के साथ साथ प्रशासनिक सेवा में भी नगर पंचायत, नगर पालिका में सीएमओ के पद पर कार्यरत हैं। अपने साहित्यिक सेवा के साथ साथ साहित्य की सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आदरणीय मिश्र जी, आपने जो समय दिया, विरासत कला मंच आपका बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे आज अपनी बात पूरी बेबाकी से कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं भी विरासत कला मंच का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।